चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कैफ टू टैक्स प्रिंसिपल एंड टैक्स कंप्लायंसेस। हम लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर किया था। तो क्विकली हम टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट को रिकैप करते हैं और टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट से ही पर्टेनिंग एक एसोसिएटेड एक कनेक्टेड बात है विच इज अनदर एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, जिसे हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम टैक्स पर्सन्स के कॉन्सेप्ट पे मूव हो रहे होंगे कि टैक्स में कौन कौन से पर्सन्स है और उनको किस तरह से डिफाइन किया गया है। क्विकली अगर मैं टैक्स ईयर की बात करूं तो जिस तरह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं फॉर एन अकाउंटिंग ईयर, जिस तरह से हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं फॉर एन अकाउंटिंग ईयर, इसी तरीके से टैक्स लॉ के अंदर किसी भी पर्सन की जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, किसी भी पर्सन की हम टैक्स ईयर की बात करते हैं, तो हमें कोई ना कोई एक पीरियड चाहिए, हमें कोई ना कोई एक रिपोर्टिंग पीरियड चाहिए। टैक्स लॉ में इसी पीरियड को, इसी टैक्स पीरियड को हम टैक्स ईयर के नाम से पुकार रहे होते हैं, इसी रिपोर्टिंग पीरियड को हम टैक्स ईयर के नाम से पुकार रहे होते हैं। यानी मैं जब भी किसी पर्सन की पूरे साल की इनकम कैलकुलेट करने की बात करता हूं, पूरे साल की इनकम के ऊपर लायबिलिटी कैलकुलेट करने की बात करता हूं, तो उसके बैक पे कोई ना कोई साल एग्जिस्ट करता है, उसके बैक पे कोई ना कोई ईयर एग्जिस्ट करता है, जिसे हम टैक्स लॉ में टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 74 के तहत हमारे पास तीन तरह के टैक्स ईयर्स थे। एक नॉर्मल टैक्स ईयर था, एक स्पेशल टैक्स ईयर था, एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर था। सर नॉर्मल टैक्स ईयर के बारे में आपने हमें बताया था कि वो 12 महीनों का पीरियड, वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड हो, ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड हो, ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। स्पेशल टैक्स ईयर के बारे में आपने बताया था कि वो 12 महीनों का पीरियड जो कि 30 जून के अलावा कभी और एंड हो जाए, जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा हो, वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड ना हो, 31 दिसंबर पे, 30 सितंबर पे, 31 अक्टूबर पे, 28 मार्च पे, 30 जून के अलावा अगर कोई और 12 महीनों का पीरियड है तो सर हम इसे स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। फिर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक टैक्स पेयर अपना टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल पे शिफ्ट करवाए, स्पेशल से नॉर्मल पे चेंज करवाए, तो जब भी एक टैक्स पेयर अपना टैक्स ईयर चेंज करवाएगा, बीच में एक इंटरवीनिंग पीरियड आ जाएगा, बीच में एक गैप आ जाएगा। दैट इंटरवीनिंग पीरियड, दैट गैप इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। दैट गैप और दैट इंटरवीनिंग पीरियड बिटवीन द चेंज ऑफ द टू टैक्स ईयर इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो ये तीन तरह के टैक्स ईयर थे जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 74 के अंदर डिफाइन किए गए थे। इन टैक्स ईयर को रीड कैसे किया जाएगा, इन टैक्स ईयर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमने एक शॉर्टकट देखा था। शॉर्टकट ये था कि अगर आपका टैक्स ईयर एंड, अगर आपका टैक्स ईयर एंड जनवरी से लेकर जून के दरमियान एंड हो रहा है, अगर आपका टैक्स ईयर एंड जनवरी से लेकर जून के दरमियान एंड हो रहा है, तो इससे आप सेम कैलेंडर ईयर से रीड करोगे, इससे आप सेम कैलेंडर ईयर से आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। और अगर आपका टैक्स ईयर एंड जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान में एंड हो रहा है, अगर आपका टैक्स ईयर एंड जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान में एंड हो रहा है, तो फिर हम इसे नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से रीड करेंगे, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। तो वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड हो, दैट इज नॉर्मल टैक्स ईयर। वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा एंड हो, दैट इज स्पेशल टैक्स ईयर। और जब भी आप एक टैक्स ईयर को चेंज करोगे, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल, तो बीच में जो इंटरवीनिंग पीरियड आएगा, दैट इंटरवीनिंग पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। फिर हमने प्रोसीजर फॉर द चेंज ऑफ टैक्स ईयर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर एक टैक्स पेयर, अगर एक पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहे तो इसका क्या प्रोसीजर होगा। सर सबसे पहले वो पर्सन जो अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहता है, नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना चाहता है, स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर पे जाना चाहता है, सबसे पहले उसे कमिश्नर को एप्लीकेशन इन राइटिंग देना होगी। सबसे पहले उसे अपने कमिश्नर को एप्लीकेशन इन राइटिंग देना होगी कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दे। जो भी ये एप्लीकेशन इन राइटिंग कमिश्नर को दी जाएगी फॉर द चेंज ऑफ टैक्स ईयर, इस एप्लीकेशन के अंदर कोई कंपेलिंग नीड होनी चाहिए, कोई वैलिड रीजन एग्जिस्ट करता होना चाहिए कि मैं क्यों अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहता हूं, मैं क्यों अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाह रहा हूं। तो हम एप्लीकेशन इन राइटिंग देंगे और एप्लीकेशन इन राइटिंग के साथ साथ एक वैलिड रीजन, एक कंपेलिंग नीड बताएंगे। अगर कमिश्नर को मेरी बात समझ आ जाती है, कमिश्नर को मेरा रीजन जेन्युइन लगता है, कमिश्नर मेरे टैक्स ईयर को चेंज करने की परमिशन मुझे ग्रांट कर देगा, कमिश्नर मेरे टैक्स ईयर को चेंज करने की मुझे परमिशन ग्रांट कर देगा। अगर कमिश्नर को मेरी बात समझ नहीं आती और कमिश्नर चाहता है कि वो मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे, तो कमिश्नर मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन लाजिम है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के लिए उसे मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा।
यानी मुझे बुलाकर मेरी बात सुनना पड़ेगी, मुझे बुलाकर मेरा केस सुनना पड़ेगा, और अगर मेरी बात सुनने के बाद भी वो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो इसे रीजन ऑफ रिजेक्शन अपने ऑर्डर के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। इसे रीजन ऑफ रिजेक्शन यानी कि मेरी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर रहा है ये बात अपने ऑर्डर के अंदर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि कमिश्नर ने आपको एप्लीकेशन अप्रूव कर दी, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, आपको चेंज ऑफ टैक्स ईयर की परमिशन ग्रांट कर दी। आगे जाके कमिश्नर वो परमिशन विड्रॉ करना चाहता है, कमिश्नर को लग रहा है कि आपने कोई धोखा दिया या आपने कोई 2 नंबरी की है, तो कमिश्नर ने जो परमिशन आपको ग्रांट कर दी है कमिश्नर उससे भी विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगेन कमिश्नर को वो परमिशन विड्रॉ करने के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना पड़ेगा, यानी कि आपको ग्रांटेड परमिशन भी आपसे वापस ले सकता है, लेकिन स्टिल आपको बुलाकर पहले आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। अब इन एनी केस आप कमिश्नर को चेंज ऑफ टेक्सचर की एप्लीकेशन दे, कमिश्नर उसे रिजेक्ट कर दे, या कमिश्नर ने आपको परमिशन ग्रांट किया, कमिश्नर ने बाद में उस परमिशन को विड्रॉ कर लिया, कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे या फिर कमिश्नर आपको परमिशन ग्रांट करके बाद में विड्रॉ कर ले, इन दोनों ही केसेस में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपना मैटर एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ले जा सकते हो, और एफबीआर का फिर जो भी डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा। अगर कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है या आपकी ग्रांटेड परमिशन को विड्रॉ कर लेता है तो हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट आखिरी हल ये होगा कि हम अपना मैटर एफबीआर के पास लेकर जा रहे होंगे, फिर एफबीआर का जो भी फैसला होगा वो हमें मानना पड़ेगा। ये सारी बातें थी जो टैक्स ईयर के हवाले से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी। अब आपको याद होगा कि जब हमने ये टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने लगे थे, जब हम टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने लगे थे कि हम टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आखिर पढ़ क्यों रहे, क्या जरूरत पेश आ रही है कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आगे बढ़ने से पहले, क्या जरूरत पेश आ रही है कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक पर्सन की इनकम और टैक्स कैलकुलेट करने से पहले टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जब तक आप किसी पर्सन का टैक्स ईयर आइडेंटिफाई नहीं कर लोगे आपको यही समझ नहीं आएगा कि हमें इसका रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल करना है, इसके रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने की ड्यू डेट्स क्या चीज है। सर ये क्या होता है रिटर्न ऑफ इनकम, ये क्या होता है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप लोगों ने आजकल रिसेंटली न्यूज वगैरह में शायद ये चीजें सुनी होंगी कि इनकम टैक्स गोशवारे, जिसको उर्दू में कहा जाता है इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराने की तारीख, या इनकम टैक्स के गोशवारे या इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की डेडलाइन आ रही है। हम रिसेंट डेज के अंदर ये बात न्यूज के अंदर काफी ज्यादा सुन रहे होंगे, सितंबर के महीने में बैठे हुए कि इनकम टैक्स के रिटर्न सबमिशन की, इनकम टैक्स के गोशवारे सबमिट करने की ड्यू डेट करीब आ रही है, डेडलाइन करीब आ रही है। बेसिकली पाकिस्तान में और इवन दुनिया भर में होता यह है कि जितने भी पर्सन्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, अच्छा जब मैं पर्सन्स की बात करता हूं ना तो पर्सन में सिर्फ मैं और आप इंडिविजुअल्स नहीं है, पर्सन में सिर्फ मैं और आप इंडिविजुअल्स नहीं आते, बल्कि कंपनी भी एक पर्सन होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी पार्टनरशिप भी एक पर्सन होता है, और इंडिविजुअल तो पर्सन है ही। तो एक कंट्री में जहां पर टैक्स लॉस होते हैं, जहां पर इनकम टैक्स के कानून अप्लाई होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो दुनिया की कोई और कंट्री हो, उनको हर साल अपना एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है, अपना एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है। और इस रिटर्न ऑफ इनकम में क्या चीजें आती हैं, इस रिटर्न ऑफ इनकम में पूरे साल में आपने जितनी इनकम कमाई उसकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, पूरे साल में आपने जितनी इनकम कमाई उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा होता है, आपकी कौन कौन से असासे हैं, आपके कौन कौन से एसेट्स हैं, आपकी कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं, आपने कौन से नए एसेट खरीदे, आपने कौन से पुराने एसेट बेचे, यानी कि पूरे साल के आपके फाइनेंशियल मामला इस रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कम्युनिकेट किए जाते हैं। रिटर्न ऑफ पाकिस्तान यूं समझ लें, सॉरी रिटर्न ऑफ इनकम यूं समझ लें कि बेसिकली एक फॉर्म है जिसके अंदर आप अपनी इनकम की इंफॉर्मेशन देते हो कि पूरे साल मैंने ये इनकम कमाई, आप अपने एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन देते हो, आप अपने एसेट्स की इंफॉर्मेशन देते हो, आप अपनी लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन देते हो, आपने जो ड्यूरिंग द ईयर नए एसेट खरीदे पुराने एसेट बेचे, अपने पूरे साल के फाइनेंशियल जितने भी मामला हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न ऑफ इनकम के फॉर्म में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करते हो। इनकम के ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स कैलकुलेट करते हो, और अकॉर्डिंगली वो टैक्स भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पे किया जा रहा होता है। व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम?
व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम? सर मैं पूरे साल की इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटीज और उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक फॉर्म के अंदर फिल करता हूं और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करता हूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उस पर टैक्स दे रहा होता हूं। सर एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा और ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसे रिटर्न ऑफ इनकम क्यों कहा जाता है? इसे रिटर्न ऑफ इनकम क्यों कहा जाता है? अच्छा, इसके पीछे कोई लीगल रीजन या कोई लॉ के अंदर रीजन नहीं बताया कि इसे रिटर्न ऑफ इनकम क्यों कहा जाता है। जो मुझे सेंस लगता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ इनकम। हम पूरे साल इनकम कमाते हैं, हम पूरे साल सैलरी कमाते हैं, डिविडेंड कमाते हैं, कैपिटल गेन कमाते हैं, रेंटल इनकम कमाते हैं। जो भी हम पूरे साल में इनकम कमाते हैं उस पे हमें टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है, उस पे हमें टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। यानी कि हम अपनी इनकम का सर्टेन परसेंटेज, हम अपनी इनकम का सर्टेन पोर्शन गवर्नमेंट को वापस कर रहे होते हैं। हम अपनी पूरे साल की इनकम में से एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द इनकम गवर्नमेंट को वापस कर रहे होते हैं। तो सर वो जो पोर्शन हम अपनी इनकम का वापस कर रहे होते हैं, इसीलिए इसे रिटर्न ऑफ इनकम कहा जा रहा होता है, इसीलिए इसे रिटर्न ऑफ इनकम कहा जा रहा होता है। ये सिर्फ एक मेरा बनावटी रीजन है, आई डोंट नो द रियल या वाकई में ये रीजन है या नहीं, लेकिन इसके नाम को देखकर, इसके नाम को समझकर यही समझ आता है कि पूरे साल जो कुछ मैं कमा रहा हूं इसके बैक पे जो भी मेरी इनकम पे टैक्स बनता है वो टैक्स मैंने गवर्नमेंट को वापस करना है। तो गवर्नमेंट को जो मैं टैक्स वापस करूंगा तो इस वजह से इसे रिटर्न ऑफ इनकम कहा जा रहा होता है। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? सर अब हम देखने लगे ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ड्यू डेट का मतलब है लास्ट डेट। ड्यू डेट का मतलब है कि लास्ट डेट, यानी कि किस वक्त तक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल हो जाना चाहिए, किस वक्त तक रिटर्न ऑफ इनकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सबमिट हो जाना चाहिए। तो अब रिटर्न ऑफ इनकम की इंडिविजुअल्स और ईओपी के केस में अलग डेडलाइन है, इंडिविजुअल्स और ईओपी के केस में अलग डेडलाइन है, यानी इंडिविजुअल और ईओपी को जो रिटर्न फाइल करना है उसकी लास्ट डेट अलग है। और कंपनी के लिए डिफरेंट रूल है, कंपनी के लिए डिफरेंट रूल है। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल और ईओपी की बात करता हूं। इंडिविजुअल और ईओपी के केस में रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट, रिटर्न को सबमिट करने की ड्यू डेट ऑन और बिफोर 30th September next following the end of the tax year, on or before 30th September next following the end of the tax year। आसान भाषा में, आसान अल्फाजों में, टैक्स ईयर एंड होने के बाद जो भी अगला 30 सितंबर आएगा, टैक्स ईयर एंड होने के बाद जो भी अगला टैक्स ईयर एंड होने के बाद जो भी अगला 30 सितंबर आएगा, टैक्स ईयर एंड होने के बाद अगले 30 सितंबर से पहले हमने रिटर्न सबमिट करनी है। जब भी हमारा टैक्स ईयर एंड होगा तो टैक्स ईयर एंड होने के बाद जो भी आने वाला, जो भी अगला 30 सितंबर होगा, दैट इज अवर ड्यू डेट, दैट इज अवर डेडलाइन, दैट इज अवर फाइनल लास्ट डेट कि हमें अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, पहले मैं ये रूल कवर करवा लूं। तो इंडिविजुअल और यूपी के केस में डेडलाइन क्या है? ऑन और बिफोर 30 सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। फिर कंपनी के केस में, अब कंपनी के केस में दो बातें लिखी हैं। कंपनी के केस में रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने की जो डेडलाइंस हैं वो दो अलग अलग सिनेरियोस हैं। सबसे पहले विद अ टैक्स ईयर एंडिंग बिटवीन 1st जनवरी एंड 30th जून, एंड विद अ टैक्स ईयर एंडिंग बिटवीन 1st जुलाई एंड 31st दिसंबर। इसका क्या मतलब है? कंपनी के केस में रिटर्न को सबमिट करने की, रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट इस बात पे डिपेंडेंट है कि कंपनी का टैक्स ईयर एंड क्या है। कंपनी का टैक्स ईयर एंड क्या है? अगर कंपनी का टैक्स ईयर एंड 1st जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान में, 1st जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान में, तो फिर ये रूल फॉलो होगा। और अगर कंपनी का टैक्स ईयर एंड 1st जुलाई से लेकर 31st दिसंबर के दरमियान है, तो फिर ये रूल फॉलो होगा। मैं क्या कह रहा हूं? अगर एक कंपनी का ईयर एंड लेट से 31 मार्च पे आ रहा है, 28 फेब पे आ रहा है, 30 जून पे आ रहा है, तो अगर तो कंपनी का ईयर एंड 1st जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान में कहीं फॉल कर रहा है तो हम ये रूल फॉलो करेंगे। और अगर कंपनी का टैक्स ईयर एंड 30 सितंबर पे आ रहा है, 31 अक्टूबर पे आ रहा है, 31 दिसंबर पे आ रहा है, तो फिर हम ये रूल फॉलो करेंगे। क्या लिखा है यहां पे? फॉर अ कंपनी विद अ टैक्स ईयर एंडिंग बिटवीन 1st जनवरी एंड 30th जून, on or before 31st December next following the end of the tax year, on or before 31st December next following the end of the tax year। यानी कि अगर एक कंपनी का टैक्स ईयर एंड
1 जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान में कहीं फॉल करता है, 1 जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान में कहीं पर आता है, तो जो भी आने वाला 31 दिसंबर होगा, जो भी अगला 31 दिसंबर होगा, ये कंपनी के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, ये कंपनी के रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट कंसीडर की जाएगी। और अगर एक कंपनी का टैक्स ईयर एंड 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान आता है, और अगर एक कंपनी का टैक्स ईयर एंड 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान आता है, तो इस केस में ड्यू डेट क्या होगी? ऑन और बिफोर 30 सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, ऑन और बिफोर 30 सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। यानी कि टैक्स ईयर एंड के बाद जो भी अगला 30 सितंबर होगा, ये इस कंपनी के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी, ये इस कंपनी के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी। देखिए बड़ा सिंपल सा कानून है, बड़ा सिंपल सा लॉ है। इंडिविजुअल और यूपी के केस में टैक्स ईयर के बाद जो भी अगला 30 सितंबर आएगा, ये इनके रिटर्न फाइल करने की डेट है। कंपनी के केस में आपने ये देखना है कि कंपनी का टैक्स ईयर एंड क्या है। अगर टैक्स ईयर एंड 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान है, तो आने वाला 31 दिसंबर। अगर टैक्स ईयर एंड 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर है, तो आने वाला 30 सितंबर कंपनी का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट बन जाएगी। सर मैं कुछ एग्जांपल्स कवर करवा रहा हूं, एग्जांपल से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि टैक्स ईयर क्या है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, फिर मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा। पहले कॉलम में हम लिखते हैं पर्सन्स, दूसरे कॉलम में टैक्स ईयर, तीसरे कॉलम में डिनोटेड बाय, और चौथे कॉलम में ड्यू डेट फॉर रिटर्न ऑफ इनकम। पहले हम 2-3 एग्जांपल देखते हैं सिर्फ इंडिविजुअल और ईओपी की। पहले हम 2-3 एग्जांपल देखेंगे सिर्फ इंडिविजुअल और ईओपी की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंडिविजुअल है मिस्टर ए, इसका टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2024 से लेकर 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025। सर अगर 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 है, तो ये टैक्स ईयर क्या होगा? सर ये टैक्स ईयर 30 जून पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 है, ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 है। क्यों? क्योंकि जब टैक्स ईयर 30 जून पे एंड हो तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है, और 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर होता है वही नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर बन जाता है। अब अगर 1 जुलाई 24 से 30 जून यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 है, तो इसको रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या होगी? सर इंडिविजुअल और ईबी के केस में डेडलाइन क्या थी? आने वाला 30 सितंबर। टैक्स ईयर के बाद जो भी अगला 30 सितंबर है, तो सर ये टैक्स ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2025 पे। इसके रिटर्न सबमिट करने की डेट 30 सितंबर 2025 होगी, 30 सितंबर 2025 होगी। सिंपल है। सर लेट से एक एबीसी पार्टनरशिप है, एक एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, एक एबीसी पार्टनरशिप फर्म है। इसका टैक्स ईयर है 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023। 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023। पहले तो मुझे बताएं ये टैक्स ईयर कौन सा होगा? ये नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, स्पेशल टैक्स ईयर होगा? ये नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, ये स्पेशल टैक्स ईयर होगा, और इसका नाम क्या होगा? सर ये 30 जून पे एंड हो रहा है, चूंकि ये 30 जून पे एंड हो रहा है, ये नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाया जाएगा। और ये कौन सा होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर 2023, नॉर्मल टैक्स ईयर 2023। सर इसके रिटर्न सबमिट करने की डेडलाइन क्या होगी? सर नॉर्मल टैक्स ईयर के इंडिविजुअल ईओबी के केस में टैक्स ईयर के बाद जो भी अगला 30 सितंबर आएगा, जो भी अगला 30 सितंबर आएगा, तो टैक्स ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून 2023। तो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम क्या होगी? 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2023। सर एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मिस्टर बी या लेट्स से मिस्टर एक्स
मिस्टर एक्स ने लेट्स से स्पेशल टैक्स ईयर लिया हुआ है 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025। पहले तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर या स्पेशल टैक्स ईयर है? सर ये एंड हो रहा है 31 दिसंबर पे, तो इसका मतलब है ये स्पेशल टैक्स ईयर है, इसका मतलब है ये स्पेशल टैक्स ईयर। फिर ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा है? सर चूंकि ये स्पेशल टैक्स ईयर जुलाई से दिसंबर के दरमियान एंड हो रहा है, जुलाई से दिसंबर के दरमियान एंड हो रहा है, तो इसे हम रीड करेंगे नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से, इसे हम रीड करेंगे नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से। ये हो जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर 2026। ये हो जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर 2026। सर इसके रिटर्न सबमिट करने की डेडलाइन क्या होगी? सर इंडिविजुअल यूपी के केस में टैक्स ईयर एंड होने के बाद जो भी अगला 30 सितंबर आएगा वो रिटर्न सबमिट करने की डेडलाइन है। तो अगर मेरा टैक्स ईयर एंड 31 दिसंबर 2025 है, तो रिटर्न सबमिट करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2025 नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा तो साल ही 31 दिसंबर 2025 पे खत्म हो रहा है ना। जब साल ही 31 दिसंबर 2025 पे खत्म हो रहा है, तो 30 सितंबर 2025 तक कैसे रिटर्न फाइल करोगे? तो सर इसकी डेडलाइन आने वाला 30 सितंबर है, और आने वाला 30 सितंबर कौन सा होगा? 30 सितंबर 2026। 30 सितंबर 2026। सर एक और एग्जांपल, एक XYZ पार्टनरशिप है, एक XYZ पार्टनरशिप है, इसका टैक्स ईयर है 1 मार्च 16 से लेकर 28 फेब 2017। 1 मार्च 2016 से लेकर 28 फेब 2017। पहले तो मुझे बताएं कि इसका नाम क्या होगा, पहले तो आप लोग मुझे बताएं इसका नाम क्या होगा। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, और कौन सा? सर ये स्पेशल टैक्स ईयर 2017 होगा। जबरदस्त, ये स्पेशल टैक्स ईयर 2017 होगा। क्यों? क्योंकि 28 फेब पे एंड हो रहा है, तो स्पेशल टैक्स ईयर है। इसका ईयर एंड 1 जन से 30 जून के दरमियान आ रहा है, तो सेम कैलेंडर ईयर से रीड करेंगे, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2017 हो गया। सर इसकी रिटर्न कब सबमिट होगी? सर ईयर एंड के बाद जो भी अगला 30 सितंबर है। सर ईयर एंड के बाद अगला 30 सितंबर कब है? सर ईयर एंड के बाद अगला 30 सितंबर है 30 सितंबर 2017। 30 सितंबर 2017। क्या ये बात समझ आती है? ये चारों एग्जांपल्स जो मैंने आपको कवर करवाई है, ये सिर्फ इस पार्ट से पर्टेनिंग है कि इंडिविजुअल और यूपी के केस में जो भी आने वाला 30 सितंबर है वो रिटर्न को सबमिट करने की डेडलाइन, रिटर्न को सबमिट करने की ड्यू डेट है। क्लियर है? अब हम कुछ कंपनी की एग्जांपल देखते हैं। कंपनी के केस में पहले उसका ईयर एंड देखा जाएगा, फिर रिटर्न को सबमिट करने की डेडलाइन देखी जाएगी। अगर ईयर एंड 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान है तो आने वाला 31 दिसंबर। अगर ईयर एंड 1 जुलाई से 31 दिसंबर है तो आने वाला 30 सितंबर। एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से हमारे पास कंपनी है, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी। 4 कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहली कंपनी की ईयर है 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026। 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026। सर पहले तो मुझे ये बताएं कि ये टैक्स ईयर कौन सा होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, और अगर जो भी टैक्स ईयर है उसका नंबर क्या होगा? 1 जुलाई 25 से 30 जून, ये मैंने जून लिखा है, 26। सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2026 कहलाया जाएगा, ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2026 कहलाया जाएगा। सिंपल है। सर इसको रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या है? सर कंपनी है और कंपनी का ईयर एंड 30 जून है, यानी कि 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान है। तो जो भी आने वाला, अब देखें यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं 30 सितंबर, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं 30 सितंबर। सर हम रूल देखें ना, रूल क्या था? कंपनी के केस में अगर ईयर एंड 1 जनवरी से 30 जून है, तो फिर आने वाला 30 सितंबर नहीं, आने वाला 31 दिसंबर, आने वाला 31 दिसंबर। तो अगर मेरा टैक्स ईयर एंड 30 जून 2026 है, तो डेडलाइन 31 दिसंबर 2026 होगी।
तो डेडलाइन 31 दिसंबर 2026 होगी, यहां पर 30 सितंबर नहीं। सर एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 मार्च 23 से 28 फेब 2024, या 1 मिनट, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। सर क्या कौन सा ये टैक्स ईयर है और इसकी डेडलाइन क्या होगी, दोनों बातें बताएं मुझे। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ये टैक्स ईयर कौन सा है और उसकी डेडलाइन क्या है। सर ये तो ज्यादातर लोगों ने सही बताया है कि ये स्पेशल टैक्स ईयर 2024 है, जबरदस्त। अब रिटर्न सबमिट करने की डेडलाइन क्या होगी, रिटर्न सबमिट करने की डेडलाइन क्या होगी। सर कंपनी के केस में अगर ईयर एंड 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान हो तो आने वाला 31 दिसंबर, यहाँ पे हमारा ईयर एंड 31 मार्च है, तो यानी कि आने वाला 31 दिसंबर, दैट इज 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024। क्लियर है। सर एक और एग्जांपल, कंपनी का ईयर एंड है 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019। 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019। जरा खुद से सोचें ये टैक्स ईयर कौन सा है, इसका रिटर्न कब सबमिट करना है, ये जानते हुए कि अगर कंपनी का ईयर एंड 1 जुलाई से 31 दिसंबर के दरमियान हो तो आने वाले 30 सितंबर पे रिटर्न फाइल